आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर बात करने वाले हैं। ये है 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। डाउनराइट जीएस में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली चर्चा में हम पहुंचे थे 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट तक। तो चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में क्या बड़े बदलाव हुए। तो सबसे पहला सवाल, इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार क्यों पड़ा? इसके पीछे दो लोग थे। लॉर्ड मार्ले, जो उस वक्त इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो, जो भारत में वाइसराय थे। उस दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे, उनका दबाव बढ़ रहा था, तो ब्रिटिश सरकार उन्हें शांत करने के लिए कुछ सुधार लाना चाहती थी, और इन दोनों ने मिलकर ही इस एक्ट का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। तो आखिर इस एक्ट में था क्या बदलाव लाए गए? पहली नज़र में देखें तो लगता है कि ये काफ़ी प्रोग्रेसिव थे। ऐसा दिखाया गया मानो भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि काउंसिल्स का विस्तार कैसे हुआ। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है 60, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या 16 से सीधा बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। मतलब ये एक जबरदस्त उछाल था जिसने काउंसिल के आकार को ही बदलकर रख दिया। लेकिन बात सिर्फ संख्या बढ़ाने की नहीं थी, मेंबर्स की पावर्स भी बढ़ाई गईं। जैसे कि अब प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती थी। मेंबर्स अब सप्लीमेंट्री सवाल भी पूछ सकते थे और बजट पर रेजोल्यूशन भी ला सकते थे। और तो और प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, यूनिवर्सिटीज और जमींदारों को भी अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इस सुधार का एक और पहलू था जो अपने आप में एक मील का पत्थर था, एक ऐसी चीज जो पहली बार हो रही थी और भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए एक नया दरवाजा खोल रही थी। और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नाम बहुत जरूरी है। वो पहले भारतीय बने जिन्हें वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली। उन्हें लॉ मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। ये एक सिंबॉलिक ही सही, पर बहुत बड़ा कदम था। अब तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है ना? काउंसिल का साइज बढ़ गया, ज्यादा अधिकार मिल गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय भी आ गया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन सुधारों की सबसे विवादास्पद और शायद सबसे दूरगामी असर वाली बात क्या थी? और यहीं से कहानी एक बहुत ही, कह सकते हैं, गंभीर मोड़ लेती है। अब हम बात करने वाले हैं पृथक निर्वाचन की, एक ऐसी चीज जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स का चेहरा ही बदल दिया। तो ये पृथक निर्वाचन प्रणाली आखिर थी क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये था कि किसी खास कम्युनिटी के मेंबर को चुनने के लिए वोट भी सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग देंगे। दूसरे समुदाय के लोग उस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इस एक्ट ने इसी कॉन्सेप्ट को मुसलमानों के लिए एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लागू कर दिया। मतलब साफ था, मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही चुनेंगे। इसने पहली बार पॉलिटिक्स को धर्म के आधार पर कानूनी तौर पर बांट दिया। इस एक फैसले का असर बहुत गहरा होने वाला था। इसकी परछाई आने वाले कई दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ने वाली थी। इसी वजह से कई इतिहासकार मानते हैं कि इस एक्ट ने असल में सांप्रदायिकता को वैधानिकता दे दी। मतलब जो बंटवारे की सोच समाज में थी, उसे अब एक पॉलिटिकल और लीगल ढांचे में फिट कर दिया गया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि लॉर्ड मिंटो को इतिहास में एक खास नाम से जाना जाने लगा, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। सोचिए, ये कितना बड़ा और कितना विभाजनकारी कदम माना गया होगा। तो चलिए अब इन सुधारों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये वाकई एक सिक्के के दो पहलू जैसे थे, कुछ अच्छा तो कुछ बहुत ही खतरनाक। ये टेबल इस पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ देखिए पॉजिटिव्स क्या थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का आकार बढ़ा, मेंबर्स को ज्यादा पावर मिली, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन की एंट्री हुई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई, सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहनाया गया और जाने अनजाने में पार्टीशन की राजनीति की नींव रख दी गई। तो 1909 का ये एक्ट एक बहुत जरूरी पड़ाव तो था, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में यहाँ से आगे का रास्ता और भी पेचीदा होने वाला था।
भारत के संवैधानिक इतिहास का हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, और देखेंगे कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। क्या 1909 का ये एक्ट सच में सुधार लाने की एक कोशिश थी, या फिर अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की सोची समझी चाल? इस पर सोचेगा जरूर।